एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे फंड्स के बारे में जिसमें कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा अमाउंट लगाया है। एक फंड है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पुराना है और बहुत ही बड़ा AUM कैरी करता है, और दूसरा फंड बहुत ही नया है और बहुत ज़्यादा एजाइल है। तो दोनों ही फंड्स में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स पिछले कुछ सालों से पैसा लगा रहे हैं। किस तरह की परफॉर्मेंस है, दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है, इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो है HDFC मिड कैप फंड और कैनरा रोबेको मिड कैप फंड के बारे में। तो पहले दोनों फंड्स की स्केल और इनकी स्टाइल को समझते हैं। तो ये अब अगर HDFC मिड कैप फंड की अगर हम बात करें तो ये जून 2007 को लॉन्च हुआ था। वहीं पे कैनरा रोबेको मिड कैप फंड दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। तो कैनरा रोबेको बहुत ही नया फंड है। अगर हम दोनों के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें, जो कि जनवरी 2026 तक का हमारे पास अपडेटेड डेटा है, तो लगभग 92,000 करोड़ के ऊपर का AUM कमांड करता है HDFC मिड कैप फंड, जो कि बताता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। बहुत इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया है और इसने उतनी ही अच्छी ग्रोथ दी है, तभी लोग इसके साथ बने हुए हैं। वहीं पे अगर हम कैनरा रोबेको मिड कैप फंड की बात करें तो ये एक नया फंड है, तब भी इसने 4,000 करोड़ का AUM अभी तक इकट्ठा कर लिया है। अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो मिस्टर चिराग सितलवाड़ जी HDFC मिड कैप फंड को हैंडल करते हैं। वहीं पे कैनरा रोबेको मिड कैप फंड को हैंडल करते हैं प्रणव गोखले जी। इन दोनों ही फंड मैनेजर्स की मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी मैनेजमेंट स्टाइल ज़्यादा सूटेबल है। अगर हम दोनों के कंपैरिजन करें AUM का, तो HDFC मिड कैप फंड लगभग 23 गुना ज़्यादा बड़ा है कैनरा रोबेको मिड कैप से। और जैसे कि आपको पता है कि मिड कैप स्पेस और इनफैक्ट स्मॉल कैप स्पेस में भी जितना बड़ा AUM होता चला जाता है, उतना ज़्यादा फंड मैनेजर्स को डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है। ऐसा एक जेनरिक आइडिया है, बट क्या वाकई में ऐसा होता है कि फंड मैनेजर्स को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, या फंड मैनेजर्स उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को इवॉल्व करते हैं, उसी तरह से अपनी मैनेजमेंट स्टाइल को इवॉल्व करते हैं? तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये चीज़ वाकई में है कि नहीं। अब अगर हम इन दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज काम करता है बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पे, कि वो एक अच्छे स्टॉक्स जो मिड कैप स्पेस में हैं उन स्टॉक्स को खरीदता है और एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करता है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लगभग 79 स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में एज ऑन डेट हैं। अगर हम इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें, यानी कितनी तेज़ यहाँ पे चर्निंग की जाती है पोर्टफोलियो में, तो 13% है, जो कि बहुत ही कम है एक मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से। मतलब पूरे पोर्टफोलियो के सिर्फ 13% पोर्टफोलियो इन लास्ट 365 डेज चर्न किया गया है। बहुत ही कम है ये ओवरऑल कैटेगरी के हिसाब से। वहीं पे अगर हम कैनरा रोबेको मिड कैप फंड की बात करें तो ये ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है, यानी कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि एक रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और जो कि एक ग्रोइंग कंपनी है एज कम्पेयर टू देयर सेक्टर। पोर्टफोलियो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम HDFC मिड कैप फंड से बात करें, 59 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, और यहाँ पे पोर्टफोलियो साइज छोटा होने की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे पोजीशंस को अपना बाय और सेल के लिए फंड मैनेजर मूव कर सकता है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इसीलिए हमारे इस केस में ज़्यादा है, लगभग 43% का है। तो ये हमें बताता है ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा एजाइल है। यहाँ पे फंड मैनेजर काफ़ी तेज़ डिसीजंस लेता है, चाहे बाय करना हो चाहे सेल करना हो, एज़ कम्पेयर टू अ बिगर फंड जो कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पे बहुत ही कम होता है पोर्टफोलियो चेंजेस। अब समझते हैं कि इनकी टॉप होल्डिंग किस तरह की है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स देखने को मिलेंगी एज ऑन फरवरी 2026। दोनों में ही आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी कि टॉप 5 कंपनीज में ज़्यादातर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस से ही कंपनीज देखने को मिल रही हैं। तो दोनों का फोकस सही जगह पे जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर हम अगले 1 साल 2 साल की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें एक अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू किसी और सेक्टर की अगर कंपेरिजन कर रहे हैं। तो HDFC जो है वो हाई कन्विक्शन फोकस मेंटेन करता है, कंजम्पशन पे जा रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में जा रहा है, और अगर हम उसका इंडिविजुअल स्टॉक्स का वेटेज भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैनरा रोबेको। अब आइए बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में से किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं अगर हमें रिटर्न्स कंपैरिजन देखना है तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पे बहुत ही आसानी से बाजी मारी है।
बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं इन्वेस्टर्स को। आप कोई भी टाइम होराइजन उठा के देख सकते हैं। HDFC मिड कैप फंड को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑपरेट करते हुए और इस फंड ने 24% का CAGR रिटर्न्स जनरेट करके दिया है पिछले 5 साल में। अगर हम पिछले 3 साल या पिछले 1 साल की भी परफॉर्मेंस देखें तो HDFC मिड कैप फंड ने ईजिली बीट किया है कैनरा रोबेको मिड कैप फंड को। तो परफॉर्मेंस में तो HDFC मिड कैप फंड हमें सीधा सीधा विनर दिखाई दे रहा है। तो आइए बात करते हैं रिस्क रेशियोज के बारे में। तो अगर हम फंड को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें इन दोनों ही फंड, जो कि एक सिंगल कैटेगरी है मिड कैप कैटेगरी, उसमें फॉल करते हैं, तो उसमें दोनों की परफॉर्मेंस हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं इनके रेशियोज के बेसिस पे। तो अगर हम इसके शार्प रेशियो की बात करें तो HDFC मिड कैप की 1.31 है, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है HDFC मिड कैप के केस में। वहीं पे कैनरा रोबेको मिड कैप का 0.90 है, जो कि बहुत ही कम है, मतलब कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है वो। तो अगर हम एक यूनिट रिस्क में अगर कितना ज़्यादा रिटर्न कमाने वाला फंड देख रहे हैं तो वो HDFC मिड कैप रहा है। अगर हम फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस की बात करें कि कितना ज़्यादा अच्छा फंड मैनेजर ने परफॉर्म करा है, वो हमें देखने को मिलता है अल्फा से। यहाँ पे HDFC मिड कैप का अल्फा 5 है और वहीं पे कैनरा रोबेको को -0.85 है, यानी कि हमें नेगेटिव अल्फा कैनरा रोबेको के केस में देखने को मिल रहा है। यानी फंड मैनेजर ने उतने अच्छे रिटर्न्स अभी तक हमें बना के नहीं दिए हैं ये अपनी बेंचमार्क के कंपैरिजन में। वहीं पे HDFC मिड कैप फंड ने बहुत अच्छे से अपने बेंचमार्क को बीट किया है, तो फंड मैनेजर की काबिलियत बहुत बढ़िया है यहाँ पे। एक बार हमें फिर से HDFC मिड कैप फंड में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, चाहे वो टोटल परफॉर्मेंस हो इस फंड की, चाहे रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस हो या फंड मैनेजर की एबिलिटी हो। तो तीनों ही केसेस में HDFC मिड कैप फंड बहुत अच्छा है। इन दोनों फंड्स की जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, जिसको कि HDFC मिड कैप फंड ने बहुत इजीली बीट किया है। वहीं पे कैनरा रोबेको मिड कैप फंड को इस इंडेक्स को बीट करने में थोड़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा है। एक और चीज़ जो हमें इस फंड के साथ देखने को मिलती है कि अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें तो HDFC मिड कैप फंड की उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। वहीं पे कैनरा रोबेको मिड कैप की नॉर्मल वोलेटिलिटी है, जो कि एक मिड कैप फंड की रहती है। और ये हमें तब देखने को मिला है जब हमें एक मार्केट डाउनटर्न देखने को मिला। HDFC मिड कैप फंड के रिटर्न्स उतनी तेज़ नहीं गिरे, जिस तरह का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड था और मैनेज्ड था, वहाँ पे हमें डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम देखने को मिली है HDFC मिड कैप फंड के केस में। वहीं पे कैनरा रोबेको मिड कैप फंड में वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। तो आपको ये चीज़ और समझनी होगी कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती, मार्केट नीचे भी आती है। तो अगर एक हायर वोलेटिलिटी वाला अगर आपने फंड ले लिया है तो वो आपको अपसाइड में भी उतना ही अच्छे परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखता है, और अगर मार्केट नीचे गई तो उतना ही आपको डाउनसाइड रिस्क भी आपको झेलना पड़ेगा उस फंड के साथ। यहाँ पे भी HDFC मिड कैप एक बेटर फंड साबित हो रहा है कैनरा रोबेको मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। अब क्योंकि दोनों ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड है तो दोनों ही अपने एक्सपेंस रेशियो के लिए भी कंपैरिजन में आते हैं। तो HDFC मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, वहीं पे कैनरा रोबेको मिड कैप फंड का 0.62% है। अब एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे तो यहाँ पे कैनरा रोबेको आपको ज़्यादा बेटर दिख रहा है, बट क्या वो एक्सपेंस रेशियो अपने रिटर्न्स को जस्टिफाई कर रहा है? तो आंसर है नहीं। भले ही HDFC मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, बट वो बहुत ही माइन्यूट है, लेकिन जो रिटर्न्स डिफरेंस क्रिएट करके यहाँ पे फंड ने दिया है, 3 साल के CAGR रिटर्न्स में लगभग 5% एवरी ईयर एडिशनल रिटर्न जनरेट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है एक बेंचमार्क से, जो HDFC मिड कैप ने करके दिया है। भले ही वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर रहा हो। कैनरा रोबेको मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो कम है, बट वो रिटर्न्स आपको उतने बना के नहीं दिए जितना एक HDFC मिड कैप ने बना के दे दिए हैं। तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस में अपना फंड डिसाइड करना एक सही डिसीजन नहीं होता है। अब आपको HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड क्यों चुनना चाहिए? बहुत सारे रीजंस आपको ऑलरेडी पता है। एक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, 18 साल के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा इस फंड के बारे में। एक बहुत ही कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, इतना बड़ा AUM होने के बाद भी इस फंड ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिया है। इसका अगर आप अल्फा देखेंगे, यानी फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करता आया है, इररिस्पेक्टिव कि कितना बड़ा AUM इस फंड का हो गया है। लोगों ने कहा था 50,000 करोड़ का AUM है, तब लोग कह रहे थे कि ये फंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका AUM बहुत इन्फ्लेट हो चुका है, अब ये शायद ना परफॉर्म करे। AUM ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, ये फंड आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है।
चौथा, स्टेबिलिटी एंड कंपाउंडिंग। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं और वो भी मिड कैप स्पेस में, उनके लिए ये फंड बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप इस फंड में लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्निंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। फंड मैनेजर अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करेगा और उनको लंबे टाइम के लिए होल्ड करेगा, जिससे रिटर्न्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग आपको इस फंड के साथ देखने को मिलेगी। अब आपको कैनरा रोबेको मिड कैप फंड आखिर क्यों चुनना चाहिए? अगर आप एक छोटा फंड चाहते हैं मिड कैप स्पेस में कि 4000 करोड़ या उसके आसपास का AUM हो, ताकि फंड मैनेजर को उतनी दिक्कत ना आए किसी भी स्टॉक से एंट्री या एग्जिट लेने में, तो आप इस तरह के फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लिक्विडिटी रिस्क उतना लेना नहीं चाहते, क्योंकि अगर एक बड़ा फंड है, उसने अगर 4% का एक्सपोजर किसी एक स्टॉक में लिया है और उससे एग्जिट करने के लिए फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक बार में उससे एग्जिट नहीं कर सकता, उसको मल्टीपल सेल ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे, जिसमें कि वैल्यू लॉस होने की चांसेस होती हैं। तो लोअर लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये है कि फंड मैनेजर कितनी इजीली एक स्टॉक से एग्जिट कर सकता है। तो बड़े AUM साइज के फंड्स के लिए ये एक दिक्कत की बात होती है। HDFC क्योंकि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी भी ऑपरेट करता है, तो उसको ये दिक्कत अभी तक फेस करने को नहीं मिली है। बट अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं जो इस पूरी लिक्विडिटी रिस्क को अवॉइड ही कर दे, यानी आप अगर ऐसा फंड चाहते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली एक बाय और सेल डिसीजन ले सके अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में, तो आप कैनरा रोबेको मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। अगर आप एक्सपेंस रेशियो को अगर प्रेफर करते हैं कि एक मुझे छोटा एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चाहिए जो मुझसे कम पैसा ले रिटर्न जनरेट करने के लिए, तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक्सपेंस रेशियो एक सिंगल डिसीजन मेकर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको ओवरऑल फंड की स्ट्रैटेजी और उसके रिटर्न्स और फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे जो रिटर्न्स आपको बन के मिलेंगे वो उसके पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे ही मिलेंगे, ना कि उसके एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे। तो इस पूरे कंपैरिजन में अगर हमें क्लियर विनर देखने को मिल रहा है, वो HDFC मिड कैप फंड है। अगर हम कंपेयर करें कैनरा रोबेको मिड कैप फंड से, तो बहुत ही ईजिली इस फंड ने कैनरा रोबेको को बीट किया है। कोई सेकंड थॉट आपके दिमाग में नहीं आ सकता है अगर आप इन दोनों को, इनके परफॉर्मेंस, इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इनके AUM साइज के बाद भी जिस तरह का यहाँ पे फंड मैनेजमेंट हुआ है, उसको अगर आप ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं, तो HDFC मिड कैप फंड एक बेटर फंड साबित होता दिख रहा है एज कंपेयर टू कैनरा रोबेको मिड कैप फंड। आप कहीं पे भी, आप इन दोनों में से किसी भी फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ओवरऑल अपने टोटल पोर्टफोलियो को भी ध्यान में रखना होगा। आप सिर्फ इंडिविजुअल फंड्स के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में और कौन से मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं, आपने किस तरह के और फंड्स में लगाया है जहां पे आपका मिड कैप स्पेस में ओवरलैपिंग हो रही है स्टॉक्स की। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में डिसीजन लीजिए। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जिससे आप कंसल्ट करते हैं, तो उससे एक बार कंसल्ट करिए कि आपके लिए कौन सा फंड ज़्यादा सूटेबल है दोनों में से। उसके बाद ही आप अपने पोर्टफोलियो में दोनों में से किसी फंड या किसी और मिड कैप फंड को इंक्लूड करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।